जय हिंद। 1857 का रिवोल्ट और 1857 के रिवोल्ट से पहले जो भी मूवमेंट्स हुआ उन सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। हम बात करेंगे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। आज के सेशन में हम इस चैप्टर की एक बेसिक फाउंडेशन रख रहे हैं एंड वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स। इंडियन सोसाइटी में रिलीजियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये डिज़ायर, इस इच्छा के जगने के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे उनके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स। और अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो अर्ली 19th सेंचुरी की जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत एडुकेट होने की शुरुआत कर दी है, थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट डेवलप होने की शुरुआत हो गई है। इस इंडियन सोसाइटी के ऊपर वेस्टर्न कल्चर का और वेस्टर्न एजुकेशन का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये वो इंडियन सोसाइटी है जहाँ रेनेसेंस की बातचीत हो रही है, जहाँ लॉजिक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जहाँ रैशनल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जहाँ सिविलाइजेशन जो कि कल तक स्टेगनेंट था अब उसने एक नए तरीके से सोचने की शुरुआत कर दी है। इस इंडियन सोसाइटी में थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस साइंटिफिक चीज़ों को मिलने लग गई है। यहाँ बेसिकली वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप हो रहा है जो कि रीअवेकनिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, जो कि देख रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या कमियां हैं और ये एनलाइटेंड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी उस कमियों को दूर करके रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहा है। एक तरफ सोसाइटी एडुकेट हो रही है, एक एनलाइटेंड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी डेवलप हो रहा है, और दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बड़ा एडुकेट प्लेटफॉर्म की तरीके से काम कर रहे हैं कि हाँ भाई आप पढ़ लिख गए हो, अब आपको अपॉर्चुनिटी है, काम करो, रिफॉर्म्स लेकर आओ। वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की अगर बात करें और ब्रिटिश रूल को कंपेयर करें इंडिया में जो ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स आए उनसे, तो बड़ा ही स्टार्किंग डिफरेंस है। बिकॉज ब्रिटिशर्स से पहले जितने भी इन्वेडर्स आए उनको या तो इंडिया के सुपीरियर कल्चर ने पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया या फिर उन्होंने इंडियन कल्चर के साथ में बड़ा पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया। जैसे मुगल्स आए, मुगल्स का जो भी कल्चर था वो पूरी तरीके से इंडियन कल्चर में एब्जॉर्व हो गया और बड़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा। बड़े लंबे टाइम तक मुगल्स ने रूल किया। उनसे पहले भी जितने लोग आए वो सब भी इंडियन कल्चर को नहीं बदल पाए, या तो वो इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गए या बड़ा पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया उन लोगों ने। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ में कहानी अलग रही। ब्रिटिशर्स कभी भी ट्रू सेंस में इंडियन कल्चर के साथ में मिंगल नहीं हो पाए, मिलजुल नहीं पाए। एक टर्म यूज किया जाता है, हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स रिमेन्ड फॉर एवर परपेचुअल फॉरेनर्स। मतलब हमेशा ही ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए, इंडियन कल्चर के लिए फॉरेनर्स रहे। उसका एक रीज़न ये भी था कि जब हम 18th सेंचुरी यूरोप की बातचीत करते हैं तो 18th सेंचुरी यूरोप जो है वो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे चल रहा है। वो साइंटिफिक आउटलुक के नज़रिए से दुनिया को देख रहा है। 1750s में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई है। लोग लॉजिक, रैशनल, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एजुकेशन, एनलाइटनमेंट, उसकी बातचीत कर रहे हैं 18th सेंचुरी के यूरोप में। और इंडिया की अगर सिविलाइजेशन की बात करें, उस दौर के इंडिया की बात करें, तो इंडियन सिविलाइजेशन स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। अभी भी वही पुराना स्टैटिक मेथड, वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ में इंडियन सोसाइटी ऑपरेट कर रही है। मतलब ब्रिटिशर्स लगभग 100-150 साल आगे थे अगर लॉजिक, साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंस, इस सब के बारे में बातचीत की जाए तो। हम लगभग 100-150 साल पीछे थे बिकॉज हम उस सेंस में अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, अगर बात की जाए साइंटिफिक डिस्कवरीज के हिसाब से, अगर बात की जाए लॉजिक के हिसाब से, तो हम उस सेंस में लगभग 100-150 साल पीछे थे यूरोपियन से। हम आज भी वही सुपरस्टिशियस बिलीव्स के साथ में जी रहे थे, हम आज भी वही ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ में जी रहे थे। इनफैक्ट ये एक इमेज है 1901 में ड्रॉ की गई है और इस इमेज का नाम है टू मजिशियंस। इस टू मजिशियंस में बड़ा क्लियरली दिखाया गया है कि यूरोपियंस हमारे सोसाइटी को कैसे देखते थे। ये ऊपर जो इमेज बनाई गई है इसमें अलादीन है
और ये एशिया को, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिशर्स जितनी भी कंट्रीज मेडिटेरियन के ईस्ट में थी, बेसिकली इंडिया, चाइना, जो भी ये एशिया वाली कंट्रीज हैं, उनके लिए एक टर्म यूज करते थे ओरिएंट। क्या यूज करते थे? ओरिएंट। और ओरिएंट कंट्रीज के लिए यूरोपियंस कहते थे कि ये तो ट्रेडिशनल कंट्रीज हैं, ये तो स्टेगनेंट कंट्रीज हैं। अलादीन से ये सिग्निफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग तो अभी भी मैजिक में बिलीव करते हैं, इनका तो ऐसा है कि अलादीन आएगा, चिराग घिसा जाएगा और कुछ भी प्रकट हो जाएगा, वैसा वाला बिलीफ सिस्टम है। और दूसरी तरफ नीचे इन्होंने एक मॉडर्न मैन बनाया जो कि दिखाता है यूरोपियन सोसाइटी को कि ये जो यूरोपियन सोसाइटी है, ये यूरोपियन सोसाइटी को बदलेगा मॉडर्न मैन, जहाँ रेलवेज की इंपॉर्टेंस होगी, जहाँ मशीन्स की इंपॉर्टेंस होगी। ये मॉडर्न मैन साइंटिफिक डिस्कवरीज करेगा और दुनिया को बदलेगा। तो आप सोच सकते हो कि 18th सेंचुरी का यूरोप जो है वो एनलाइटेंड है, वो साइंटिफिक चीज़ों पे बात कर रहा है। इनफैक्ट 1901 का पेंटिंग है ये। 1901 में ये वर्ल्ड व्यू है इंडिया को लेके कि इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल है, वहाँ तो अभी भी लोग अलादीन पे बिलीव कर रहे हैं, अपना कोई मॉडर्नाइजेशन वाला सेंस नहीं है। लेकिन यूरोप का जो आदमी है वो मॉडर्न मैन है, वो मशीन्स बनाएगा, वो दुनिया को बदलेगा विद दी मशीन्स। तो कितना स्टार्किंग डिफरेंस है। तो ये जो ब्रिटिश कल्चर था, ये ब्रिटिश कल्चर अपने आप में बेहद डोमिनेंट कल्चर था, इन दी सेंस कि इंडियन कल्चर में ये कभी भी ना तो मर्ज हुआ और ना ही इंडियन कल्चर इसको कभी सब्ज्यूम कर पाया। इनफैक्ट उल्टा इम्पैक्ट ज़रूर हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो कि जब इंग्लैंड गए, जब यूरोप गए, तो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उल्टा इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। ब्रिटिशर्स से पहले जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए, उन्होंने हमारे कल्चर के साथ में पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में उल्टा हो रहा था। ब्रिटिशर्स हमारे लिए परपेचुअल फॉरेनर्स रहे और जो हमारे लोग जा रहे थे, जो हमारे लोग जान पा रहे थे यूरोपियन कल्चर के बारे में, उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। और उस कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें थीं और कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं जो हमारे हिसाब से शायद गलत थी उस दौर पे। लेकिन ऑल इन ऑल बात ये थी कि ये जो ब्रिटिश रूल था ये कभी भी इंडियन कल्चर का ट्रू सेंस में हिस्सा नहीं बन पाया। इनफैक्ट उल्टा ज़रूर हुआ कि जो ब्रिटिशर्स का कल्चर था उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे दिखने लगा। तो एक रीज़न तो ये है, सोशल रिफॉर्म्स या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के पीछे का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है बिकॉज ये जो ब्रिटिश रूल है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इस इम्पैक्ट में जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन है, जो जीवन जीने का तरीका है, इनका जो इंटेलेक्ट है, वो सब हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ पे सोशल कंडीशंस भी रिफॉर्म्स के लिए एकदम एडिक्वेट थी। सोसाइटी में इतने इल्स थे, इतने प्रॉब्लम्स थे, इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान रिफॉर्म्स की बातचीत करता। जैसे रिलीजियस एंड सोशल इल्स एग्जिस्ट किया करते थे। 19th सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी रिलीजियसली सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास है, आंखें बंद करके रिलीजन के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है। सोसाइटी भी तैयार नहीं है, सोसाइटी भी नए आइडियाज़ के लिए तैयार नहीं है, नए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है। सोसाइटी भी स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ही चलना चाहती है। कोई अगर कह रहा है कि रिफॉर्म किया जा सकता है तो सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुइज्म जो कि डोमिनेंट रिलीजन रहा है हमारे यहाँ पे हमेशा से, वो मैजिक से भरा हुआ है, वो सुपरस्टिशन से भरा हुआ है। और हालांकि क्योंकि हिंदुइज्म डोमिनेंट रिलीजन है तो हम प्राइमरीली बात करते हैं हिंदुइज्म के बारे में, लेकिन उस दौर में जितने भी रिलीजन्स थे इंडिया में उन सब में सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, मैजिक की बातचीत है। हिंदुइज्म में प्रीस्टली क्लास का बड़ा ओवरवेलमिंग अनहेल्दी इन्फ्लुएंस था लोगों के दिमाग के ऊपर। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो ये प्रीस्टली क्लास लोगों से नहीं करवा सकती थी। धर्म के नाम पे कुछ भी करवा सकती थी, इनफैक्ट आज भी कुछ भी करवा सकती है। बड़ा अनहेल्दी इन्फ्लुएंस था। अच्छी से अच्छी चीज़ और ख़राब से ख़राब चीज़ ये प्रीस्टली क्लास लोगों से करवा सकती थी। और इसी इन्फ्लुएंस का नतीजा है हमारे यहाँ पे कास्ट के प्रॉब्लम्स, इसी इन्फ्लुएंस का नतीजा है हमारे यहाँ पे विमेन की जो डिप्रेसिंग, जो ख़राब सिचुएशन है, जो ख़राब पोजीशन है। इसी इन्फ्लुएंस को यूटिलाइज करके इस प्रीस्टली क्लास ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया और लोगों को कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया। यही प्रीस्टली क्लास आइडोलेट्री को प्रमोट कर रही थी, पॉलीथिज्म को प्रमोट कर रही थी, नॉलेज पे मोनोपोली थी। वेदास को, रामायण को, गीता को
ये सब हमने सुना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि कहा जाता था कि इन किताबों को सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट ही पढ़ सकता है, लोअर कास्ट किताबों को भी नहीं पढ़ सकती थी। जैसे ये जो किताबें हैं इनको सिर्फ ब्राह्मणिकल सोसाइटी पढ़ सकती थी, सो कॉल्ड लोअर कास्ट इन किताबों को भी नहीं पढ़ सकती थी। तो अपन सोच सकते हैं कि ये जो 19th सेंचुरी का इंडिया है इसमें कितने हाई लेवल के रिलीजियस इल्स हैं। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे किताब कौन पढ़ सकता है इसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। सोचो कितनी पिछड़ी हुई सोसाइटी होगी वो। दूसरा, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ द विमेन, औरतों की पोजीशन बेहद खराब। 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उसका अपना कोई स्टेटस नहीं है। फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रमोट किया जा रहा था। चाइल्ड मैरिज आम तौर पे देखने को मिलती थी। एंड टू माई सरप्राइज, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस स्टेट से मैं आता हूँ राजस्थान, उसके वेस्टर्न हिस्से में आज भी चाइल्ड मैरिज के किस्से सुनने को मिलते हैं। पॉलीगैमी को प्रमोट किया जा रहा था। इनफैक्ट बंगाल में एक सिस्टम चलता था कुलीनिज्म। इस कुलीनिज्म के तहत जो बड़े ओल्ड मैन हुआ करते थे वो छोटी छोटी बच्चियों से शादियां किया करते थे। कुलीनिज्म में होता ये था कि जो अपर कास्ट के ओल्ड मैन होते थे उनकी शादी कर दी जाती थी लोअर कास्ट की छोटी छोटी बच्चियों से। कुछ तो ये था कि लोअर कास्ट की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती थी उस दौर में, और दूसरा ये था कि जो लोअर कास्ट में जो पेरेंट्स होते थे वो सोचते थे कि चलो अपर कास्ट में जा रही है हमारी बच्ची, क्या पता कल को ज़िंदगी सुधर जाए। लेकिन ये सोच सकते हो आप, इवन अ ओल्ड मैन टुक यंग गर्ल्स एज वाइफ्स। कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सती खूब प्रिविलेंट था, और सती के लिए राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि इट इज़ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी एग्जाम में पूछ लें। राजा राम मोहन रॉय ने सती के लिए क्या कहा? इट इज़ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। इन जनरल विमेंस की जो पोजीशन है, विमेंस की जो लाइफ हुआ करती थी वो ह्यूमिलिएटिंग हुआ करती थी, वो मिजरी से, दुखों से भरी हुई हुआ करती थी। और मेरा तो आज भी मानना ये है कि आज की इंडियन सोसाइटी में भी विमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिसनोमर। सिर्फ हवा बनाई है हमने, रियलिटी में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इम्प्रूवमेंट है। आज भी अगर गांव खेड़ों में जाओगे और औरतों की स्थिति देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। और जो समाज ये कहता है कि औरतों की सिचुएशन बेहतर हो गई है, उस समाज में भी जिन औरतों की सिचुएशन बेहतर हुई है, अगर उस लेवल पे जाके उस औरत की सिचुएशन को कंपेयर करोगे आदमी से, उसी लेवल के आदमी से, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें भी डिफरेंस है। उस लेवल में वो औरत आज भी नीचे है। तो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने जो प्रोग्रेस करी है वो 0.01% है। 99.99% अभी और करना बाकी रह गया है। बट ठीक है, जो भी है, वी नो द रियलिटी, वी नीड टू चेंज इट, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, वापस आते हैं कि अपन बात ये कर रहे थे कि ये जो इंडियन सोसाइटी है इसमें बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल इल्स एग्जिस्ट करते हैं। विमेन जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, उनकी सिचुएशन बेहद डिप्रेसिंग है। इसके अलावा कास्ट के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, और कास्ट का प्रॉब्लम तो आज भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है। एक पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा था जिसे अनटचेबल्स बुलाया जाता था, जिसे आज के डेट में शेड्यूल कास्ट बुलाते हैं। इसके ऊपर अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़, अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जैसे एक कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं, साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, वेदास वगैरह को ये पढ़ नहीं सकते हैं, इनको छुआ नहीं जाएगा, टच नहीं किया जाएगा। वहीं से नाम आया अनटचेबल्स। मॉडर्न टाइम्स में भी अगर देखोगे तो एक यूनाइटेड नेशन की फीलिंग में, इस डेमोक्रेसी के स्प्रेड में अगर कोई सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ी रुकावट है, तो वो कौन है? वो है कास्ट। बट ऐसा नहीं है कि ये जो कास्ट का प्रॉब्लम है ये सिर्फ हिंदुइज्म में है। कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो मुस्लिम्स में भी प्रिविलेंट थी, वो क्रिश्चियंस में भी प्रिविलेंट थी, वो सिख लोगों में भी प्रिविलेंट थी। लेकिन हिंदुइज्म में कुछ ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे प्रिविलेंट थी और प्रिविलेंट है। और कास्ट सिस्टम अपने आप में ह्यूमिलिएटिंग है। जो लोग इसको फेस करते हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो, समझ में आएगा। हम सो कॉल्ड लकी लोग हैं जो अपर कास्ट में पैदा हो गए, लेकिन सोच के देखो, गांव में कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट का इंसान है, उसको घर में घुसते ही बोल दिया जाए कि ज़मीन में बैठ जाओ, कल को आपको ये बोल दिया जाए, आपके लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। तो कास्ट प्रॉब्लम्स आज भी हमारे नेशन के ग्रोथ में, हमारे नेशन के यूनिटी में, हमारे यहाँ पे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है,
तो ये तो हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। तब तो कास्ट प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेटेड थी, और तभी तो अंबेडकर बने, तभी तो गांधी बने, बिकॉज उन्होंने इन अनटचेबल्स को, ये जो हमने विमेंस की बातचीत की, इन विमेंस को साथ लेके चलने की शुरुआत करी। और जब ये 50% पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन आपके साथ आ जाएगी, तो बाकी 30% पॉपुलेशन को आपके साथ आना ही आना पड़ेगा। अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो क्या रहा था, वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिशर्स आ गए थे और ब्रिटिशर्स के साथ में वेस्टर्न कल्चर की भी नॉलेज हमारे यहाँ तक आ गई थी, और जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, तो कुछ इंडियंस ने स्पेशली ये एफर्ट्स किए कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाए, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके पोटेंशियल को रियलाइज किया जाए और उसको वापस से डेवलप किया जाए, उसको वापस से लोगों के दिमाग में जगाया जाए। अब हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यही ट्रेडिशनल कल्चर की फीलिंग को जगाया गया, तभी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स छोटे मोटे लोग हम पे कैसे राज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ पे तो शिवाजी पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ पे अकबर रहे हैं, हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप रहे हैं। बट ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव हिस्सा है। इस ट्रेडिशनल कल्चर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसको रिवाइटलाइज करना, इसको दोबारा से लोगों के दिमाग में जगाना अच्छी चीज़ है। लेकिन इस ट्रेडिशनल कल्चर के साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ रही थी, जैसे कास्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे विमेंस के साथ में जो सती, चाइल्ड मैरिज वगैरह की चीज़ें थी, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक थी। बट अपने को ये ध्यान देना है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, इस वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बहुत सारे इंडियंस ने हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को दोबारा से रिवाइटलाइज करने की शुरुआत करी। तो जब ये कल्चर रिवाइटलाइज होगा, इस कल्चर में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी तो हैं, और जब ये नेगेटिव्स डोमिनेंट होंगे, प्रेवेलेंट होंगे, तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक अपन ने क्या बात करी, एक तो हमने बात ये करी कि ये जो ब्रिटिश रूल है इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कुछ ऐसा रहा कि हमारा इंडियन कल्चर इसको सब्ज्यूम नहीं कर पाया, इनफैक्ट उल्टा हुआ। और उल्टा क्यों हुआ, बिकॉज यूरोपियंस या जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमसे लगभग 100-150 साल आगे हैं। 18th सेंचुरी से ही वहाँ पे साइंटिफिक आउटलुक की बातचीत हो रही है, वहाँ एनलाइटनमेंट की बातचीत हो रही है, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बातचीत हो रही है, वहाँ साइंटिफिक डिस्कवरीज की बातचीत हो रही है। और हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो अभी भी स्टेगनेंट है, वो अभी भी ट्रेडिशन के साथ में चल रहा है, वो अभी भी रुकी हुई सोसाइटी है, वो आज भी साइंटिफिक आउटलुक की बात नहीं कर रही है। मतलब 19th सेंचुरी में साइंटिफिक आउटलुक की बातचीत नहीं हो रही है। तो ये जो ब्रिटिश कल्चर है ये डोमिनेंट रहा हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर। और फिर उस दौर में जो सोशल कंडीशंस हैं इंडियन सोसाइटी की, वो भी रिफॉर्म्स के लिए एकदम एडिक्वेट हैं। जैसे बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल इल्स एग्जिस्ट करते हैं, विमेंस की कंडीशन बेहद ख़राब है, बेहद डिप्रेसिंग है, कास्ट के हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक पूरे ग्रुप ऑफ द सोसाइटी के साथ में ह्यूज लेवल का डिस्क्रिमिनेशन करता है, और फिर अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जिसने एक्चुअली में इन सोशल रिफॉर्म्स को, रिलीजियस रिफॉर्म्स को एक शेप दी, वो थी एनलाइटेंड इंडियंस की क्लास, पढ़े लिखे लोग। ये ऐसे लोग जिन्होंने किताबें पढ़ी, जिन्होंने दुनिया घूमी, इन लोगों के ऊपर किताबों का कुछ इन्फ्लुएंस है, इन लोगों के ऊपर ह्यूमनिज्म का कुछ इन्फ्लुएंस है। इनको समझ में आ रहा है कि यार सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब इंसान हैं, सब बराबर हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। इन लोगों के ऊपर मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का कुछ इन्फ्लुएंस है, और इनको ये भी अवेयरनेस है, जब इन्होंने दुनिया घूमी तो इनको समझ में आया कि यार ये ब्रिटिशर्स इतने से लोग हैं और ये हमारे इतने लंबे चौड़े इंडिया के ऊपर राज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में कुछ वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस की वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करना और रूल करना बेहद ईजी हो गया है फॉरेनर्स के लिए। तो ये जो एनलाइटेंड इंडियंस हैं, ये जो एडुकेटेड इंडियंस हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे इंडियन सोसाइटी की वीकनेसेस हैं इनको ख़त्म किया जाए। कैसे रिफॉर्म करना है उसके लिए जो रिएक्शंस रहे वो बड़े अलग थे। जैसे कुछ जो बंगाली यूथ के लोग थे
ऐसे बंगाली यूथ्स जो कि पढ़ लिख गए थे, जिनको कि इंग्लिश समझ में आ गई थी। एक चीज़ ये भी है कि इंग्लिश की भी अपनी इंपॉर्टेंस है इन रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में। इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हिंदी एक हिस्से में बोली जा रही थी, तमिल एक हिस्से में बोली जा रही थी, तेलुगु एक हिस्से में बोली जा रही थी, और फिर अपनी लोकल लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। तो आइडियाज़ का एक्सचेंज कैसे हो, वो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो साथ में इंग्लिश लेकर आए, एंड इंग्लिश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। और जब एक कॉमन लैंग्वेज आ गई तो आइडियाज़ का एक्सचेंज पॉसिबल हो गया, आइडियाज़ का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो गया, और इसी एक्सचेंज की वजह से, इसी ट्रांसमिशन की वजह से सेंस ऑफ यूनिटी भी डेवलप हुआ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप हुआ, और लोगों को समझ में आने लगा कि हमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये जो आइडियाज़ हैं ये ज़्यादा दूर दूर तक स्प्रेड हुए। हम बात कर रहे थे कि ये जो नई एनलाइटेंड इंडियंस की क्लास है ये रिफॉर्म्स तो चाह रही थी, लेकिन अपने अपने हिसाब से रिएक्शंस बड़े अलग थे। जैसे बंगाली यूथ के लोग जो हैं उन्होंने हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो कास्ट का प्रॉब्लम है, ये जो विमेंस का प्रॉब्लम है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म। तो इन्होंने डेलिब्रेटली ऐसी चीज़ें करने की शुरुआत करी, ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की शुरुआत करी जिसकी वजह से हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो। जैसे इन्होंने दारू पीने की शुरुआत कर दी, इन्होंने बीफ वगैरह खाने की शुरुआत कर दी। बेसिकली इन्होंने हिंदुइज्म की ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको चैलेंज करने की शुरुआत करी। हालांकि सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट में है, लेकिन शायद उस दौर के दिमाग में जाके देखोगे तो समझ में आएगा उनका प्रॉब्लम हिंदुइज्म से नहीं है। उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इस कास्ट का है। उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है ये डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ द विमेन का है। उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है ये डिस्क्रिमिनेशन का है। और ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से कहाँ से आ रही हैं? इस रिलीजन से आ रही हैं, हिंदू रिलीजन से आ रही हैं। तो वो अपना अपोजिशन व्यक्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनके साथ में नहीं हैं, हम, और फिर उस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसका रिएक्शन जैसा भी था, सबका एक कॉमन गोल था, सबका एक कॉमन कन्विक्शन था कि हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें, स्पेशली 1885 के बाद की अगर बात करें, 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन, उसके बाद की अगर बात करें तो नेशनलिज्म का राइज देखने को मिल रहा है, आइडिया ऑफ नेशन का राइज देखने को मिल रहा है। लोग डेमोक्रेटिक सेटअप की बातचीत करने लगे हैं, और इसी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के चलते, इसी डेमोक्रेटिक सेटअप के चलते रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी मजबूती मिल रही है। सोशल इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटाइज करने की बातचीत कर रहे हैं कि साहब स्कूल में सिर्फ अपर कास्ट का बच्चा नहीं पढ़ेगा, लोअर कास्ट का भी बच्चा पढ़ेगा। किसी मंदिर में सिर्फ अपर कास्ट का इंसान पूजा नहीं करेगा, लोअर कास्ट का भी करेगा। किसी मंदिर में सिर्फ आदमी नहीं जाएगा, औरत भी जा सकती है। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है, इसकी वजह से भी जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको मजबूती मिली। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, हमको ये समझ में आने लगा कि ये जो चंद अंग्रेज हैं ये हमें डिवाइड एंड रूल करके राज कर पा रहे हैं। इनको बाहर निकालना है तो हमें कास्ट को साइड में रखना पड़ेगा, इनको अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें विमेंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ करना है, ये जो जितने भी सोशल इल्स हैं इनको अगर ख़त्म करना है तो हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस, और इकोनॉमिक फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोपियन हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे 10th में आता है शायद ये चैप्टर, तो जब अपन एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यूरोपियन सोसाइटी में जितने भी रिफॉर्म्स आए उनके पीछे जो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बिकॉज 1750s में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई। ये वो मिडिल क्लास है जिसके पास में थोड़ा बहुत पैसा आने की शुरुआत हो गई है, जिसके पास में थोड़ा बहुत एजुकेशन आने की शुरुआत हो गई है। और जब इंसान के पास में पैसा आएगा, जब इंसान के पास में एजुकेशन आएगी, तो वो तो चैलेंज करेगा उन चीज़ों को जिनकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। वैसे ही इंडियन सोसाइटी में न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस आने लगी, और ये जो न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस हैं ये स्पेशली आई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। बिकॉज अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में 1914 से लेकर 1918 तक जब वर्ल्ड वॉर 1 चला
तो जितनी भी ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी वो तो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व हो गई, वहीं की पूर्ति कर लें, वहीं की सप्लाई कर लें, वही काफ़ी है। और इस 4 साल के टेन्योर के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिल गया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करें, इंडिया में जो मार्केट है उसकी डिमांड को फुलफिल करके। और इसके चलते खूब पैसा कमाया यहाँ के लोकल लोगों ने। और जब लोकल लोगों के पास में पैसा आ जाएगा, थोड़ी बहुत एजुकेशन आ जाएगी, फिर तो वो डिमांड करेंगे कि भाई हमें क्यों अलग ट्रीट किया जा रहा है, हमको भी बराबर का अधिकार दो। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न कल्चर का भी बड़ा इम्पैक्ट रहा। जब लोग यूरोप गए, देख के आए, वहाँ देखा कि यार कुछ ह्यूमनिज्म नाम की चीज़ है, ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पे औरतों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जब लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके बताएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे रिफॉर्म्स की। और इसी सब बैकड्रॉप में एक इच्छा जगी इंडियन सोसाइटी के दिल में, दिमाग में, कि हमें कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें कुछ सोशल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये आज के लेक्चर में अपन ने एक फाउंडेशन रख दी है कि ये चैप्टर कैसे कैसे प्रोसीड होने वाला है। बहुत इजी सेशन था, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ थी नहीं। बेसिक आइडिया ये है कि हमारे सोसाइटी में इल्स हुआ करते थे, प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, उनको रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। फिर भी इस सेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।